इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है क्या? ठीक है, तो अगर इसको बेसिक टर्म्स में अगर आप डिसइंटीग्रेट करें तो सिंपली हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको एक कोड के फॉर्मेट में लिख देते हैं। नॉर्मली आप एक बात सोचिए, कोई भी एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है, या फिर कुछ भी एप्लीकेशन की फॉर्म में सेटअप करना है, तो वो तो एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसी कोड को बार बार रीयूज भी तो कर सकते हो ना, थोड़े बहुत चेंजेस कर करके हर बार। राइट, अब सपोज करिए जैसे एक एप्लीकेशन है जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट की गई। ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्रिएट करने के बाद वो प्रोडक्शन में चली गई, अब उसके अंदर अपन एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करें, तो आपको क्या लगता है एक कोडर पूरा नया कोड थोड़ा ना सेटअप करता होगा? ऑब्वियसली नो। अगर किसी का वर्जन चेंज हो रहा है उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि पूरा कोड ही चेंज हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उसके पास पहले से ही कोड प्रेजेंट है, उसी के अंदर कुछ नई चीजें हम हर बार ऐड करता है। ठीक है, और अगर सेम टाइप की ही एप्लीकेशन है तो उसी के अंदर हमेशा कुछ डेटा चेंज करके उसको दोबारा रीडिप्लॉय किया जा सकता है। राइट, तो सेम चीज अब हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी करना चाह रहे हैं। मैं मेरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ कोड के फॉर्म में लिख देना चाहता हूँ। ठीक है, और वही कोड मैं बार बार डिप्लॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए डेव और स्टेजिंग एनवायरनमेंट में, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, डेव और डिले सॉरी डेव एंड क्यू एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा डिफरेंस थोड़े ना। बेसिक एनवायरनमेंट तो सेम चाहिए ना। डेवलपमेंट और क्यू का एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए बस, क्योंकि दो अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, डेवलपमेंट में डेवलपर्स है, क्यूए में टेस्टर्स है। तो एक एनवायरनमेंट मैं सेम देना चाहता हूँ दोनों को, तो क्यों बार बार बेसिक से या फिर स्क्रैच से बनाओ। एक कोड तैयार कर लेता हूँ, वही कोड बार बार डिप्लॉय करता रहता हूँ। अब मान लीजिए अगर क्यूए के लिए हमें कुछ अलग से चीजें प्लेस करनी है, जैसे सपोज करिए एडब्ल्यूएस आप सबने पढ़ा। ठीक है, अब भले ही सारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो वो सारे चेंजेस किए जा सकते हैं, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना टाइम स्पेंड करना है इनिशियली इस टेम्पलेट को क्रिएट करने में। अब ये आपका केवल टाइम लेगा। एक बार आपने इस टेम्पलेट को बना लिया, उसके बाद आपको बेसिक मॉडिफिकेशन ही करना है, और आप अपना एनवायरनमेंट इसी से डिप्लॉय करते हुए चल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो बस अब हमें हमारा टेम्पलेट ही बनाना है, टेम्पलेट बनाने के बाद बस टेराफॉर्म में प्लेस करिए, और जितने मन चाहे उतने एनवायरनमेंट बनाइए रेगुलर बेसिस पे। राइट। ठीक है, अब हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इन सारी चीजों को यूज करने से? ठीक है, चलिए मैंने बोला कि मैं टेराफॉर्म यूज कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, यानी मैं मेरे पूरे एनवायरनमेंट को या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड के अंदर चेंज कर देता हूँ। तो उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे गाइस? ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो इन चीजों पे ही पूछा पूछा जाता है वो बेसिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सबसे पहले क्या प्रोवाइड करता है? विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, विजिबिलिटी इन द फॉर्म, देखिए आप सारी चीजें टेम्पलेट के अंदर एक कोड के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, वहां पर हर चीज डिफाइन है। ठीक है, आप कौन सा वीपीसी ले रहे हैं, कौन सा EC2 इंस्टेंस ले रहे हैं, कौन से लोड बैलेंसर्स लेना चाह रहे हैं, किस तरीके से कनेक्शन है, कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए बिना वीपीसी के EC2 मशीन नहीं बन सकती, तो वो सारी चीजें, सारी डिपेंडेंसीज आगे आप क्या क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप कौन सी एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हैं उस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी चीजें एक सिंपल कोड फॉर्मेट में लिखी हुई है। ठीक है, एक बेसिक से टेम्पलेट है जिसके अंदर सब लिख दिया, जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो बना रहे हैं सारी चीजें। तो हमें यहाँ पर एक विजिबिलिटी मिलती है, यहाँ पर विजिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कोई सा भी वेब कंसोल या कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं। सपोज करिए मैंने एक एनवायरनमेंट सेटअप करा है। ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर एक EC2 मशीन है। ठीक है, एक लोड बैलेंसर है, एक VPC है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, ये तीन ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखिए EC2 के अंदर भी तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कौन से टाइप की मशीन है। ठीक है, कौन सा EBS ले रखा है, क्या साइज है। राइट, लोड बैलेंसर्स भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, अभी अपन ALB की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर भी अपन ने कितने टारगेट ग्रुप्स बनाए, कौन से रूल्स उसके अंदर डिफाइन करे हैं। VPC के अंदर अपन क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे चेक करोगे आप? बेसिक तरीका क्या है? AWS का कंसोल खोलो, कंसोल खोलने के बाद पर्टिकुलरली इन सर्विसेज पे जाओ, EC2, ALB, VPC, और इस सबको इंडिविजुअली चेक करो।
ठीक है? बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं यहाँ पर पता चलती। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर नहीं देख सकते। बट अब इन तीनों चीज़ों को मैं कोड के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। अब आपको वेब कंसोल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी पैरामीटर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारी चीज़ें एक फ़ाइल के अंदर एज़ अ कोड के फॉर्म में लिखी हुई हैं। बस अब आपको वो फ़ाइल पढ़नी है और आपका काम हो गया। ठीक है? तो ये सबसे पहले हमें विज़िबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे एनवायरनमेंट की। किस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। ठीक है? सेकंड चीज़ यहाँ पर ये अपन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है? अब देखिए स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है? स्टेबिलिटी है गलती होना मतलब अगर मैं इसको बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊँ तो कभी-कभार हम लोगों से नहीं हो जाता कि हमारे पास एक्सेस है काफ़ी सारे रिसोर्सेज़ की, ठीक है? और हमें कोई चीज़ डिस्ट्रॉय करने के लिए बोला गया बट हमसे गलती से कुछ और डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है? देखिए मिस्टेक्स हर किसी से होती है, ठीक है? अब मिस्टेक अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो तो वो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है और अगर डेव या स्टेज में हो तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हमारा मैनेजर उसको सँभाल लेता है, ठीक है? बट ये गलतियाँ नॉर्मली होती हैं लोगों से, ठीक है? उन्होंने गलती से कोई सर्विस डिलीट कर दी, ठीक है? उनको किसी और सर्विस में चेंज करने के लिए बोला गया था बट गलती से उन्होंने सेम सर्विस किसी और एप्लीकेशन के लिए जो चल रही थी उसके अंदर चेंज कर दिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक प्रॉब्लम प्रोवाइड करती है। प्लस सपोज़ करिए जैसे मैंने एक वर्ज़न जैसे मान लीजिए मैं मल्टीपल वर्ज़न चला रहा हूँ मशीन किसी भी एप्लीकेशन के, तो पिछले वर्ज़न में मैं कुछ चीज़ें अपग्रेड करा था जिसके अंदर मैंने कुछ रिसोर्सेज़ डिलीट करे। चलिए एक एग्ज़ाम्पल से थोड़ा देखते हैं। सपोज़ करिए मैं कोई एप्लीकेशन चला रहा था जिसके अंदर मैंने S3 बकेट बनाए थे और उन बकेट्स को मैंने हटा दिया था। अब मैंने एक नया वर्ज़न इंट्रोड्यूस करा, ठीक है? न्यू वर्ज़न के लिए कोई नया बंदा कोई नया पर्सन आया हमारे पास, ठीक है? अब किसी और नए पर्सन ने देखा कि हमारे पास बकेट्स तो हैं ही नहीं, ठीक है? वो पुराने वाले तो किसी ने डिलीट कर दिए, तो वो नया क्रिएट करा उसके लिए परमिशन बनाएगा, ठीक है? बट अब जो नई एप्लीकेशन है वो उसके लिए सेटअप ही नहीं की जा रही है। ठीक है? तो कोई भी नई चीज़ क्रिएट करना या फिर किसी भी एक्जिस्टिंग चीज़ को मैनेज करना, अगर किसी के पास कंसोल एक्सेस है तो काफ़ी प्रॉब्लम देता है वो। ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास गिट है प्लस सॉरी स्टेबिलिटी है और आईएसी है प्लस अगर मान लीजिए किसी से कुछ गलती से डिलीट हो भी गई, जैसे मान लीजिए कोई बेसिक चीज़ भी डिलीट हो गई जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ठीक है? तो उस केस में जैसे मान लीजिए इलास्टिक आईपी बेसिकली किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं जाता इलास्टिक आईपीज़ पे। मान लीजिए वो डिलीट हो गई सॉरी। किसी को पता ही नहीं है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, ठीक है? वो तो मशीन जब मेंटेनेंस के लिए रिबूट हुई या फिर डाउन करी और फिर से जब मैंने उसको अप करा तब मुझे पता चला आईपी चेंज हो गई मेरे एनवायरनमेंट की। तो मुझे पता तो होना चाहिए ना किस बिल्ड में या फिर कब उसको हटा दिया गया, कैसे हट गया वो। तो उन सारी चीज़ों को भी तो मॉनिटर करना है, ठीक है? स्टेबिलिटी। थर्ड हमें यहाँ पर जो इसका बेनिफिट मिलता है वो स्केलेबिलिटी है, ठीक है? देखिए स्केलेबिलिटी एक बहुत बेसिक डिमांड है जो हर किसी की है। हर किसी एप्लीकेशन की, हर किसी बेसिक यूज़र की कि उसको स्केलेबल एनवायरनमेंट चाहिए। जब मेरी नीड हो मैं उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लूँ, जब मेरी नीड हो तब मैं उसको डिक्रीज़ कर लूँ। ठीक है? ऑटो स्केलिंग पढ़ते हैं हम क्लाउड के अंदर, स्केलेबिलिटी के लिए तो पढ़ाया जाता है। ठीक है? क्योंकि बेसिक इश्यूज़ हैं हमारे नॉर्मल सर्विसेज़ के अंदर तो उसी को स्केल करने के लिए स्केलेबिलिटी चाहिए। ठीक है? तो स्केलेबिलिटी के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ कोड काफ़ी बेटर है क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है। केवल एक कोड के अंदर जहाँ पर मुझे 10 मशीनें चाहिए वहाँ पर मैं उसका काउंट 20 कर सकता हूँ, 30 कर सकता हूँ और बाकी सारी चीज़ें तो चेंज करनी ही नहीं है, वो ऑटोमैटिकली उसको डिप्लॉय कर देगा। ठीक है? हमारे पास स्केलेबिलिटी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी है। फाइनली जो सबसे मेन चीज़ है वो है ऑडिट। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ऑडिटिंग मेंटेन रहती है। ठीक है? अब देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी रिव्यू किया जाता है पूरी एप्लीकेशन लाइफ साइकिल का तो वहां पर ऑडिट चेक किया जाता है कि क्या क्या चीजें अपन रेगुलर बेसिस पे मॉडिफाई कर रहे हैं कौन सी चीजें रियरली मॉडिफाई होती हैं और अपन ने ये जो पूरा कोर्स डिफाइन करा है एप्लीकेशन का वर्जन 0.1 से लेकर मान लीजिए 7 या 8 वर्जन तक तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड बनाना काफी ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। मान लीजिए आप बहुत सारे, अब ऐसे एक नहीं 10 एनवायरनमेंट की बात अपन कर रहे हैं, तो हर एनवायरनमेंट की ऑडिटिंग करना जरूरी होती है। ठीक है, कंप्लायंसेस और ऑडिटिंग क्यों? क्योंकि देखिए इसी के हिसाब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज परचेज करती है। मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं जिसके लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो कितने लाइसेंस लूंगा, इतने एनवायरनमेंट बनाए, इसमें ये लाइसेंस यूज किया गया। पेपर लाइसेंस यूज करते हैं मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वाले। ठीक है, तो कितने पेपर लाइसेंस परचेज करने हैं, कितने हार्ड कोडेड मेरे को लाइसेंस परचेज करना है, तो उसके लिए ऑडिटिंग भी हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो टेराफॉर्म हमें ऑडिट भी करके रेगुलर बेसिस पे बताता है कि हाँ ठीक है, हमने ये चेंजेस करे, इस तरीके से चेंज करे, जो कि मोस्टली काफी सारे लोग पूछते हैं। ठीक है, कि अच्छा आप एंसेबल भी तो है मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी कोई शेफ यूज करता है, ठीक है, तो अपन शेफ भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना बनाने में भी हेल्प कर सकता है। पपेट, सॉल्ट स्टैक, ये तो हो गई कुछ बेसिक टेक्नोलॉजीज जो कि इंडस्ट्री में यूज की जा रही है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेराफॉर्म के अलावा एडब्ल्यूएस भी तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन भी एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है। ठीक है, पहले ये एसोसिएट लेवल पे आती थी, अब लास्ट टाइम से जब से कोर्स चेंज हुआ है तभी प्रोफेशनल में आ गया है। ठीक है, ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, टूल है। क्लाउड फॉर्मेशन क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, या फिर अपन वो क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों क्यों अपन टेराफॉर्म ही सुनते हैं, या फिर अजोर आर्म टेम्पलेट्स। कि अजोर आर्म टेम्पलेट्स भी काफी फेमस है राइट नाउ। अजोर का, और जो भी अजोर डेवऑप्स यूज करता है सब अभी अजोर आर्म यूज करते हैं। मैं भी मोर इनटू अजोर आर्म में ही हूँ, अगर जब मैं अजोर डेवऑप्स यूज कर रहा हूँ तो। ठीक है, बट क्यों हम अजोर आर्म का ज्यादा नाम नहीं सुनते? ठीक है, जो अजोर डेवऑप्स के ऊपर है वो ये केवल अजोर आर्म यूज कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन यूजिंग टेराफॉर्म। क्यों हर कोई टेराफॉर्म यूज करता है?